रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से थोड़ा बताना है। हो गया सर? हाँ सर। ओके सर, ठीक है। यस सर। ओके ओके सर, चलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली फाइनेंस का क्लास है, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग कैश मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं सर। कैश मैनेजमेंट फाइनेंस का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस कैश को मैनेज कर लिया तो वर्किंग कैपिटल को भी मैनेज कर लिया ना। और अगर कैश मैनेजमेंट हो गया प्रॉपरली तो इतना समझो कि बिजनेस का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो काम है बिजनेस में वो हो रहा है। तो एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ एनी कंपनी, जब आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशंस एनालिसिस करने के लिए बोला जाएगा तो आप सबसे पहले क्या चीज़ के बारे में सोचोगे? हाँ बोलो सर। सिंपल, एक कॉमन सेंस का जवाब है ये। जब भी आपको कभी भी बोला जाए कि कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस चेक करो तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? कैश। यस और नो? बिजनेस छोड़ो, आप अपने घर पे ही सोचो, अपने पर्सनल लेवल में सोचो। आपका फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छा है, बुरा है, भला है, जो भी है, मीडियम है, बहुत खराब है, बहुत अच्छा है, इसका एक सिंपल जवाब है। सबसे पहले हम लोग अपनी पॉकेट देखते हैं, बैंक अकाउंट देखते हैं, है ना, डेली इनकम का फ्लो देखते हैं, है ना। तो बेसिकली कैश इज दी फोकल पॉइंट। यस और नो? फोकल मतलब सेंट्रल पॉइंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो अगर कैश सेंट्रल एक्टिविटी है तो फिर कैश को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ हो, अपना जिंदगी हो, किसी और की जिंदगी हो, किसी का बिजनेस हो, मेरा बिजनेस हो, देश का मतलब बिजनेस एरिया हो, इन एवरी केस कैश प्रॉपरली मैनेज होना बहुत जरूरी है। और इसी मैनेजमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स है सर। थॉट्स मतलब इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी। ठीक है, थ्योरी मतलब रिसर्चर थे ये लोग। जैसे कुछ नाम हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं सर, जैसे कि बाउमल, ठीक है, जैसे कि मिलर एंड ओर, ठीक है। दे आर फेमस इकोनॉमिस्ट, फेमस फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट, जिन लोगों ने यूरोपियन इकोनॉमी में, वेस्टर्न इकोनॉमी में रिसेंट लेवल में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिवोल्यूशंस लाया। इनके सोच पे बेस करके, इनके थिंकिंग में बेस करके बिजनेस भी काफ़ी हेल्प ले रहा है सर। तो जैसे रिसर्चर है ये लोग बेसिकली। जैसे इकोनॉमिक्स में आप लोग केन्स के बारे में पढ़े हो, है ना, जे एम केन्स, जिनके थ्योरी के बेसिस पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था, उस रिसेशन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था जे एम केन्स। ऐसा ही आज के डेट में भी 2022 के आसपास के समय में आके भी हम लोग पुराना कॉन्सेप्ट को बार बार देखते हैं, है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक सिनारियो को कैसे मतलब सॉल्व किया गया है, किस तरह से इसको सिचुएशंस को टैकल किया गया है, जैसे कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशंस करना चालू कर दिया था। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों के साथ नॉर्मली कभी रिलायंस तो कभी आईटीसी, है ना, चर्चा करता रहता हूँ। आज भी कर लेंगे सब, क्योंकि कंपनी अल्टीमेटली कैश को यूज करके ही तो बिजनेस को बनाता है ना। ये जो इतना सारा बिजनेस है आईटीसी का, ब्रांड देख रहे हैं आप, ये मैं किसी क्लास में चर्चा कर रहा था। ठीक है, आप लोगों के साथ भी बात कर लूंगा, है ना। आईटीसी का क्या है, ये रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स है 2021 का। ठीक है सर, कहने का मतलब क्या है कि ये सब बिग बिजनेस और ये बहुत ही कैश रिच कंपनी है। आईटीसी सिर्फ बिग बिजनेस ही नहीं है, साथ में एक बहुत बड़ा कैश रिच कंपनी है। मार्केट में कितना सारा प्रोडक्ट है देखो, ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। ये जितना भी कंपनी मतलब ब्रांड हम लोगों के सामने है, आंखों के सामने, दीज आर पॉपुलर और नॉट, प्लीज टेल मी। हाँ सर, देखो तो पैकेजिंग जो है देख के पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे सर? पहचान रहे कि नहीं? हेलो, हाँ है ना।
इट्स अ वेरी बिगेस्ट ब्रांड इन इंडिया। लेकिन सर इतना बिग कंपनीज इतना इजीली बिगेस्ट ब्रांड नहीं बन गया सर। इसके पीछे का इसका मैनेजमेंट का रोल, इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तब जाके ये ब्रांड इतना बड़ा बन सकता है। ठीक है, कोई ऐसे ही नहीं बन जाता सर, उसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है, और उस मेहनत का एक बहुत बड़ा रोल प्लेइंग फाइनेंशियल पार्ट में होता है। ठीक है, कि भाई कौन सा पैसा कहाँ यूज किया जाए ताकि बिजनेस में डेवलपमेंट आए। ऐसा नहीं कि पैसा है तो कहीं पर भी खर्चा कर दो। ज्यादातर लोग यही कर प्रॉब्लम में फंस जाता है ना सर। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है कंपनी का या नॉर्मल इंसान का, कि जब हाथ में पैसा होता है तो उसको अपने मर्जी से खर्चा करता है। मतलब क्यों खर्चा कर रहे हैं, उसका कोई प्रोडक्टिविटी है या नहीं, जिंदगी में कुछ काम आएगा कि नहीं। ठीक है, सब कुछ मन मर्जी। चलो फिर भी पर्सनल लाइफ में अपना मन मर्जी समझ में आता है, बट व्हाट अबाउट बिजनेस। बिजनेस में मन मर्जी नहीं चलेगा। सर देखो, एक बिजनेसमैन का ना एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है, एक एंटरप्रेन्योर का, कि वो ना बहुत डिसिप्लिन होता है और सैक्रिफाइस बहुत करता है। सैक्रिफाइस समझते हो? सैक्रिफाइस मतलब कि कुछ खर्चा आज करना है बट उसको आज ना करके कल करना है, मतलब पर्सनल लेवल में। कहने का मतलब है कि उसके पास पैसा है, वो चाहता है कि उस पैसे से वो कुछ अपना पर्सनल लेवल का डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल लग्जरी के लिए कुछ बाई कर सकता है, बट वो कोशिश करेगा कि जितना हद तक उसको टाला जाए। ये एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर है। बिजनेसमैन का मतलब ऐसा नहीं, या एंटरप्रेन्योर का मतलब ऐसा नहीं कि मेरा मन हुआ, मेरे पॉकेट में 2 लाख है तो चलो भाई 2 लाख में पहले ही कुछ अपना पसंद का चीज खरीद लेते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। वो ये पहले देखता है कि उस 2 लाख से कुछ प्रोडक्टिव बनता है कि नहीं बनता। ये एक बिजनेसमैन का बड़ा ही हाई लेवल थिंकिंग है सर। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग। हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, ये एक बड़ा बिजनेस का। आप अगर रतन टाटा को देखो, अब अंबानी को देखो, अंबानी का पर्सनल एरिया लाइफ देखो सर, एक बार सोचो। जस्ट कंपेयर अंबानी विद विजय माल्या। आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं मैं, बोलो सर। विजय माल्या भी अच्छा इनकम किया, विजय माल्या के जानते हैं ना सर आप लोग? हेलो, कैश मैनेजमेंट प्रॉब्लम समझो, इस इंसान को तो जानते होंगे, विजय माल्या। आजकल बड़ा बैक साइड में नाम है सर। विजय माल्या वर्सेस रिलायंस अंबानी, चलो देखते हैं। मुकेश, ऐसे ही मैं वर्सेस देख करना नहीं चाहिए था, बट ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने वर्सेस कर दिया। ये देखो सर, इनका लाइफस्टाइल देखो। ठीक है, इनका लाइफस्टाइल देखो। ठीक है, और अंबानी का लाइफस्टाइल देखो। देखो दोनों इंसान आपके कैमरे के सामने हैं। ठीक है, ये देखो इनका लाइफस्टाइल देखो। ये साउंड कूल, बट इतना भी कूल नहीं है। अब जेल में जाने का टाइम आ गया है। ठीक है, किसी भी तरह से छुप छुप के भाग रहे हैं। और अब अंबानी को भी देखो साइड में। ठीक है, अंबानी को भी साइड में देखो, रतन टाटा को भी देख सकते हो, रतन टाटा को भी देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये देखो, रतन टाटा देखो। बड़ा बिजनेस बड़ा सोच से बनता है सर, और बड़ा सोच आपको कंट्रोलिंग सिखाता है। ये बात इंसान को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है लैविश लाइफ लीड करना ही जिंदगी का मकसद है। लैविश लाइफ जियो ना, कौन मना करता है, बट कंट्रोलिंग के साथ। हाँ सर, कंट्रोलिंग के साथ। आज इसका हालत सोचो, ये बैंकरप्टेड एक बंदा है, इसको भारत का पुलिस कभी भी पकड़ सकता है और कभी भी पकड़ लेगा, कभी भी, एनी टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको देखो, अपने डिसिप्लिन लाइफ से, अपने लाइफ के सैक्रिफाइस के थ्रू से ये क्या लाइफ बना है। तो ये डिपेंड करता है सर, एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर किस तरह से करता है। ये इसके ऊपर बेस करके ये जो कैश मैनेजमेंट में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपको शायद ये लग रहा है कि सर इसमें विजय माल्या के साथ मुकेश अंबानी का कंपेयर करने का क्या जरूरत था। मे बी इट साउंड थोड़ा ऑड लग रहा होगा आपको, बट आप बात नहीं समझ रहे सर। ये जो कैश मैनेजमेंट है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट ना एकदम साइकोलॉजिकल बेस पे बना हुआ है। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिया था ना क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करने के लिए दिया था। चलो उसी को ट्राई करते हैं और आपको समझाते हैं। ट्राई किया क्या आप लोगों ने? चौथा, हाँ ज्योति, सर। नंदिनी, ओके, हाँ सर। ठीक है चलो, थैंक यू सर। फॉर्मूला भी हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे।
ठीक है। बेसिकली ये वाला फॉर्मूला बड़ा पॉपुलर है, रूट ओवर ऑफ C equals to C star equals to root over of 2BT divided by I. It's a very popular formula, sir. C star equals to root over of 2BT divided by I. लास्ट क्लास बहुत ही वाइटल था। और ये Y मतलब टोटल कॉस्ट, ये जो Y है क्या डिनोट करता है सर? Y क्या डिनोट करता है, कौन बताएगा मुझे? Y क्या है कि इस लेवल का कैश मैनेजमेंट है जिस लेवल में सबसे कम कॉस्ट में कैश मैनेज किया जाता है। सबसे लो कॉस्ट में कैश मैनेज करने का जो तरीका है उसको Y से डिनोट किया गया है, ठीक है। और C स्टार हमें क्या बताता है सर? व्हाट इज C स्टार? कौन मुझे बताएगा सर व्हाट इज C? C इज ए कन्वर्जन साइज। और C स्टार क्या हो गया? व्हाट इज C स्टार नाउ? C इज द कन्वर्जन साइज, तो C स्टार क्या है? C स्टार मतलब दैट लेवल ऑफ कन्वर्जन साइज जिसमें कैश को कन्वर्ट करने में सबसे लो कॉस्ट हो, ठीक है, सबसे कम खर्चा में कैश को मैनेज करने का जो तरीका होता है उसको C स्टार से डिनोट किया गया है। लास्ट क्लास अगर आप लोग बाई चांस भूल गए एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको वो एग्जाम्पल एक बार फिर से रीड करता हूँ और आप उसको क्या किए मैं वो भी देखता हूँ। 2 था कि 1 था सर? 2 था। कंसिडर द डेटा। अच्छा ये कहाँ कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट दिन किया था उसी का कंटिन्यूएशन था। कहाँ गया क्वेश्चन मेरा? कहाँ गया क्वेश्चन? ये वाला ना। टोटल कैश रिक्वायरमेंट 500 लाख, प्लानिंग हॉराइजन 6 मंथ्स। एक बिजनेस का 500 लाख का प्लानिंग हॉराइजन है, 6 महीने का 6 मंथ्स का उनका टाइम प्लानिंग हॉराइजन है, 500 लाख का रिक्वायरमेंट है। इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम का है। कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन 60,000 का है। मतलब कैश को कन्वर्ट करने में, मैनेज करने में, बैंक में रखने से सर यहाँ पर कोई 2 लाख 4 लाख का बात नहीं है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। 100 करोड़ 200 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ मतलब करोड़ों के नीचे तो बात नहीं होता है ना। और मेरा ये बात चल रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, बिग बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जहां पर कैश मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हर छोटा से बड़ा हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन मतलब कितना कॉस्ट को आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करते हो। बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, कैश मैनेजमेंट का ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्लानिंग हॉराइजन में आपको जो पैसा का जरूरत है उस पैसा का जरूरत है इन्वेस्टमेंट अकाउंट से। ये देखो इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन में मैंने आपको पहले ही बताया 2 अकाउंट का खेल है, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में पीरियडिकली फंड्स कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। द मैनर इन विच दिस वुड इज टू टेक प्लेस इज एक्सप्लेन्ड बाय द कैश मैनेजमेंट मॉडल। जिस तरीके से ये होता है इसको कैश मैनेजमेंट मॉडल कहा जाता है। और देयर आर टू पॉपुलर मॉडल, वन इज बाउमल, अनदर इज मिलर एंड ओर मॉडल। मैं आज आपको मिलर एंड ओर के बारे में बात करूंगा, बट बिफोर दैट मैं लास्ट दिन का होमवर्क को थोड़ा करके फिर आपके साथ बात करता हूँ। तो मैं आपका एक बार पहले ये वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसी के कंटिन्यूएशन पे बात करूंगा कि यूजिंग बाउमल मॉडल एंड कैलकुलेट, ये वाला मैंने कर लिया था। ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज एंड टोटल कॉस्ट एट दिस कन्वर्जन साइज। तो यहाँ पर हम लोगों को जो आंसर आया था कि टोटल कन्वर्जन साइज कितना आया था सर? 122 लाख का, है ना सर? हेलो, 122 लाख का आया था क्या? दिस वन ना? हाँ सर। ओके सर, ये वाला आंसर आया था 122.47 लाख। और इसका सेकेंड क्वेश्चन था टोटल कॉस्ट एट दिस कन्वर्जन। तो 122 लाख का जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में कन्वर्ट करने में आपका कॉस्टिंग पड़ जाता है एक बार में 4.9 लाख। मतलब टोटल टाइम हॉराइजन जो 6 महीने का है उसमें कॉस्ट पड़ जाता है 4.9 लाख। तो ये भी ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास का वैल्यू है। 5 लाख भी कुछ कमती नहीं होता सर, ठीक है। 5 टाका का वैल्यू होता है, 5 लाख तो बहुत है, ठीक है। सो 122 लाख का कन्वर्जन करने में 5 लाख का कॉस्ट पड़ता है और ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट हुआ था सर, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को थोड़ा और एडवांस डिस्कशंस के लिए कुछ और पॉइंट में भी मैंने बात किया था। क्या पॉइंट था एक बार पढ़ लेते हैं। कंसिडर द सेम डेटा इन द प्रीवियस सम आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 सिनेरियो, आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 चॉइसेस। ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसमें अगर सी 50 लाख होता
मतलब कन्वर्जन साइज पर कन्वर्जन अगर 50 लाख होता तो क्या होता, अगर 100 लाख होता तो क्या होता, अगर 250 लाख होता तो क्या होता, विच इज द बेस्ट कन्वर्जन साइज। ये क्वेश्चन था आपके सामने। चलो मैं ये वाला क्वेश्चन आपके साथ एक बार करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर मैं आप लोगों का आंसर भी लेता हूँ, आप लोगों ने जो ट्राई किया मैं उसके साथ भी डिस्कस करता हूँ सब। थोड़ा सा दिमाग लगाना थोड़ा सा है, और कुछ रूल्स फॉलो करना सेकंड काम है। इसी में करने से अच्छा होता, आप लोगों के पास तो लिखा हुआ है तो फिर मैं इसी में कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हो गया, पेन काम क्यों नहीं कर रहा है? एग्जाम्पल 2, ठीक है। कंसिडर, सर होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो कंसिडर डेटा को जो कंसिडर किए थे उसी को मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। आपके सामने 3 अलग अलग कन्वर्जन साइज दिया है, आपको बोला गया था कि विच इज द बेस्ट कन्वर्जन साइज, ठीक है। मैं बस लास्ट क्वेश्चन का ही आंसर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें आप एक काम कर लो सर, ये वाला क्वेश्चन था सर, दिस दिस इज द क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस पे बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि अगर कन्वर्जन साइज 122 लाख के जगह 50 लाख होता, 100 लाख होता, 250 होता तो क्या होता, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। इसको करने के लिए मैं बस पर्टिकुलर ले रहा हूँ, और पर्टिकुलर के साथ साथ कन्वर्जन साइज में एक बार मैं 50 दे देता हूँ, एक बार मैं 100 दे देता हूँ, और एक बार मैं c इक्वल्स टू 250 यूज कर देता हूँ। मतलब बेसिकली ये क्या है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर था वो था 122। लास्ट क्लास जो लोगों ने किया है उनको जरूर पता चल रहा है, 122.47 लाख का जो कन्वर्जन साइज था जो सी था, ठीक है। अगर ये कन्वर्जन साइज, ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज अगर चेंज होके 50 लाख होता तो मेरे कॉस्ट में क्या फर्क पड़ता, ठीक है, बस यही जानना है। अच्छा आंसर क्या है आप लोगों का? चौथा नंदिनी, क्या आंसर मिला रे? कॉस्ट कितना आया है? अगर कन्वर्जन 50 लाख का है तो क्या हुआ, अगर कन्वर्जन 100 लाख का है तो क्या हुआ, 250 का है तो कितना कॉस्ट पड़ा? बोलो सर बोलो। यस 38.73 लाख आया। 38.73 लाख, कौन सा बोल रहे हो सर, विच वन? C equals to 50 लाख। सी का 50 लाख का, अगर कन्वर्जन साइज 50 लाख है तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और अगर कन्वर्जन साइज 100 है तो 54.77 34.77 टोटल कॉस्ट, 54 54 হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি কনভার্ট করতে 54 লাখ টাকা লেগে যাচ্ছে। Well, 5 lakh. यस तथा 5 लाख इज राइट आंसर। कन्वर्जन 100 लाख को कन्वर्ट करके में 54 लाख अगर खर्चा हो जाए, बिजनेस 2 दिन में आईसीयू में चला जाएगा। 5 लाख इस सही है, और इसका क्या हुआ सी का, मतलब 50 लाख का? 7 lakh, sir. थैंक यू तथा, और इसका वेरी गुड 250 का So 6.2 lakh. 6.2 लाख।
वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं सर, जिनका आंसर हुआ है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका नहीं हुआ है उसको डबल कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि सर हम लोग अभी बात करेंगे तो हम लोग बात करके सीख जाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ ना जानने में या ना होने में कोई खराबी नहीं है, बस एक मेंटेलिटी बहुत जरूरी है, दैट इज क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ठीक है सर। संघर्ष का मैदान यूं ही छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कुछ करना पड़ता है तो जय जयकार होता है सर। अच्छा, नंबर ऑफ कन्वर्जन कैसे आएगा? टी बाई सी करके आएगा ना। नंबर ऑफ कन्वर्जन कैसे मिलेगा? बाई यूजिंग टी बाई सी, है ना। तो टी बाई सी करके मुझे नंबर ऑफ कन्वर्जन मिल जाएगा। तो टी कितना है? 50 है। और टी कितना है? टी मतलब टोटल कैश रिक्वायरमेंट। टी का मतलब क्या है? यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों ने किया था सर, लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा। ये देखो, टी इक्वल्स टू 500, बी इक्वल्स टू पॉइंट मतलब 0.6 लाख, ठीक है। और आई इक्वल्स टू 0.4 इंटरेस्ट था, और सी स्टार हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। बी क्या होता है सर? तो था व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बी? बी का मतलब क्या होता है? कन्वर्शन कॉस्ट पर कन्वर्शन। कन्वर्जन कॉस्ट पार कन्वर्जन। उसका जो कॉस्ट है उसको 0.6 लाख हुआ था सर हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन तो पहले क्वेश्चन से ही हम लोग लेके चल रहे हैं। तो टी बाई सी नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो जाएगा? अगर आप 50 लाख करोगे तो कितना नंबर ऑफ कन्वर्जन होगा? 50, 500 डिवाइडेड बाई 50, मतलब this one is 10, this one 5 and this one 2। आपको चाहिए कितना? एक बार मैं साइड में लिख लेता हूँ। टी इक्वल्स टू 500, 500 लाख। आपका बी कितना था? आपका बी था 60,000, मतलब 0.6 लाख, ठीक है। और बाकी तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट था आपका 8%, है ना। तब 8/100 करके भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे 8/2 पर एनम, 8/2 6 मंथ्स के लिए था। पर एनम 8% था तो 6 मंथ्स के लिए 0.4, ठीक है, 0.04। क्लियर है ना सर? 8/2 to 4 मतलब 0.04, ठीक है। 4/100 करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता है। चलो बढ़िया है। तो सर 10 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया, ये क्लियर है ना सर? मतलब हमें चाहिए 500 लाख। अगर मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, ये लिखो मत, मैं रफ बता रहा हूँ, आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट से अगर 500 लाख आपको चाहिए, तो 500 लाख अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो अगर 50-50 करके कन्वर्ट करोगे तो कितना बार करोगे? 500/50 करोगे तो 10 बार में होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट में 500 लाख है सर, इन योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट there is already 500 lakh, that is why you want to convert those investment value to your cash account for the business, okay। so when you try to convert this 500 lakh, और एक एक कन्वर्जन अगर आपका, one conversion is 50 lakh, then it's simple, 500 lakh divided by 50 lakh equals to 10। 500 लाख को 50 से डिवाइड करो तो 10 बार लगेगा, 100 लाख है तो 5 बार लगेगा, और 250 लाख या 250 लाख है तो फिर 2 बार में होगा। इसमें क्या बड़ी बात है? नंदिनी, ज्योति, शिवम, नील, समझ में आ रहा है साहब? यस सर। नेक्स्ट सर, ये तो गया नंबर ऑफ कन्वर्जन की खेल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टोटल कन्वर्जन। टोटल कन्वर्जन कैसे आएगा? टोटल कन्वर्जन कॉस्ट टी बाई सी इंटू बी, टी बाई सी इंटू बी। सो 10 लाख जो है आपका, 10 बार जो है, सो 10 इंटू बी करो, मतलब 0.6, ठीक है। तो 10 इंटू 6 करने से दिस वन 6 लाख, ठीक है। टोटल कन्वर्जन कॉस्ट इसका 6 लाख हो जाएगा। इसका 5 इंटू 0.6 मतलब 3 लाख हो जाएगा, और इसका 2 इंटू 0.6 मतलब 1.2 लाख हो जाएगा। आई होप क्लियर। एनी डाउट सर? सर एवरेज कैश बैलेंस चाहिए,
क्या क्वेश्चन आपको एवरेज कैश बैलेंस के बारे में कुछ बोला था? हाँ सर, क्वेश्चन आपको एवरेज कैश बैलेंस के बारे में तो कुछ बोला नहीं था। तो हम लोगों को अगर एवरेज कैश बैलेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? एवरेज कैश बैलेंस को कैसे फाइंड आउट करोगे? बोलो, इसका भी फॉर्मूला पता है आप लोगों को? ये देखो, यहाँ पर मैंने सिखा के रखा था आप लोगों को कि एवरेज कैश बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। C/2। थैंक यू सर। अगर बिजनेस को इतना कैश चाहिए होता है, ठीक है, अगर बिजनेस को इतना कैश चाहिए होता है, तो अगर कभी बिजनेस में कैश बैलेंस हाई लेवल में होता है, कभी लो, कभी हाई, कभी लो, कभी हाई, कभी लो, तो अगर एवरेज पूछे तो बीच में काट दो, तो जितना होगा कैश बैलेंस को डिवाइडेड बाई 2 कर दो, है ना, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आपका एवरेज कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? C/2। कभी कभी कॉमन सेंस बहुत अच्छा काम करता है। 25 लाख, क्योंकि 50 का एवरेज है, ये 50 लाख कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो C/2। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 100/2, 50 लाख, और लास्ट का हो जाएगा 250/2, मतलब 125 लाख। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट काम है कैरिंग कॉस्ट, मतलब ये जो कन्वर्जन चल रहा है इसका कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यस तथा बोलो शिवम। क्या मैंने सही किया? इंटरेस्ट अमाउंट जो भी है आपका इंटू C/2, आई इंटू C/2, मतलब एवरेज कॉस्ट जो है उसका जितना इंटरेस्ट पड़ जाता है, ठीक है, तो आपका कैरिंग कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? अगर एवरेज कॉस्ट है आपका, एवरेज कैश बैलेंस अगर आपका 25 लाख का है और आपका इंटरेस्ट रेट अगर 0.4 का है ना, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही इंटरेस्ट लिखाया, ये देखो 6 मंथ्स का 0.4, तो 25 लाख का 0.04 करने से कितना हो जाता है? 25 लाख का 0.04 मतलब 8% एनम है, पर एनम, 8% को डिवाइडेड बाई 6 मंथ्स में करना है, तो डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो बेसिकली हाफ ईयरली बेसिस में 4% है, तो 4/100 करने से कितना हो जाता है? 4/100 करने से 4 डिवाइडेड बाई 100 करें सर 0.4, तो अगर आपका एवरेज कैश बैलेंस 25 लाख होता है तो इंटू 25 करने से आपका कैरिंग कॉस्ट पड़ जाता है 1 लाख का, ठीक है, इसका पड़ जाएगा 50 लाख इंटू 0.4, मतलब 50 लाख इंटू 0.04 मतलब 2 लाख का, और इसका पड़ जाएगा आपका 125 लाख इंटू 0.04 मतलब 5 लाख का, ठीक है, ये आपका पड़ गया सर कैरिंग कॉस्ट। इसका भी फॉर्मूला मैं आपको पहले भी लिखा के रखा था। ये जो कुछ भी हो रहा है सब लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन है। अब मुझे बता दो सर टोटल कॉस्ट कितना बढ़ गया? कन्वर्जन कॉस्ट पड़ा 6 लाख, कैरिंग कॉस्ट पड़ा 1 लाख, तो 6 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया? मतलब 2 + 4, 2 + 4 कर रहा हूं मैं, ठीक है, 2 + 4, ये जो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और एक कैरिंग कॉस्ट कितना पड़ा है, तो 2 + 4 करके 6 + 1 7 लाख, नेक्स्ट वन इज 3 + 2 5 लाख, और लास्ट वन इज 5 + 1.2 6.2 lakh. So now question is that, सवाल, सबसे बड़ा सवाल आज का, सर विच इज द बेस्ट कन्वर्जन साइज, 50 लाख, 100 लाख की 250 लाख? अगर कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कन्वर्ट करता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में कन्वर्जन करता है, 50 लाख पर कन्वर्जन में करे तो वो अच्छा है, 100 लाख करे तो वो अच्छा है, या 250 लाख करे तो वो अच्छा है? बोलो विच इज द बेस्ट कन्वर्जन साइज? 100 लाख सर। 100 लाख सर, क्योंकि यही ऑप्टिमम है। 50 लाख में खर्चा पड़ रहा है 7 लाख पर कन्वर्जन का कॉस्ट, मतलब टोटल कन्वर्जन कॉस्ट एज वेल एज कैरिंग कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को अगर मैच कराया जा रहा है सर, तो 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख पड़ रहा है, यहाँ पर 3 + 2 5 लाख पड़ रहा है, और यहाँ पर 1.2 और 5 करके 6.2 पड़ रहा है, तो सबसे बेस्ट कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट, सबसे लो कॉस्ट कहाँ है? कहाँ हो तुम? 5 लाख, मतलब 100 लाख को कन्वर्ट करने से बिजनेस को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, बिजनेस का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट से
कन्वर्जन चल रहा है तो सबसे अच्छा फायदा चल रहा है अगर 100 लाख को कन्वर्ट किया जाए तो, अगर 100 लाख को कन्वर्ट किया जाए, दैट इज वाई $100 लाख इज द बेस्ट कन्वर्जन साइज। तो लिखो, बस इतना लिखो, बेस्ट कन्वर्जन साइज इज 100 लाख। तो अगर पर कन्वर्जन में 100 लाख करके कन्वर्ट करता है तो सबसे कम कॉस्ट पड़ता है, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। बिकॉज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर? ज्योति, नंदिनी, जो गलती हुआ था समझ में आ गया? बोलो। हाँ सर। ज्योति, समझ में आया कि नहीं? आई होप कि ज्योति को मेरा आवाज गया है। ओके ज्योति, ठीक है, कुछ माइक इशू हो रहा है, ठीक है, मैं समझ गया। नाउ एग्जाम्पल 3 क्या था होमवर्क में? एग्जाम्पल 3 इसी का और एक कंटिन्यूएशन था, मतलब और एक लेवल था ये। चलो देखते हैं, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चंस पे एग्जाम्पल 3 हमें क्या सिखाने का कोशिश कर रहा था? Once again, consider the previous sum with following changes. This time, conversion cost per conversion, that is B, is not fixed. Instead, it depends upon the conversion size, as shown below. Conversion size के बेसिस में conversion cost per conversion का cost चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर 80 लाख कन्वर्ट करते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में, तो आपका कॉस्ट पड़ता है 8 लाख, सॉरी 0.8 लाख, ठीक है, 0.8 लाख। पॉइंट है कि पॉइंट में बोला था क्या मैंने? एक सेकंड रुक जाओ। सर 80,000। 0.8 लाख, 80,000 কত आंसर এসেছে রে দাদা? টোটাল কস্ট গুলো একটু বলবি? স্যার আমার তো এই সেকেন্ডেরটা এসছে 80 লাখ টু 150 লাখ। না না, আমি বলছি টোটাল কস্ট কতগুলো এসেছে, টোটাল কস্ট গুলো আমাকে একটু বল। স্যার ওই 9 লাখ এসছে, তারপরটা 5.5 লাখ, তারপরটা 6 লাখ। এগুলো কস্ট গুলোকে 0.8 লাখ 0.7 লাখ এরকম ভাবেই করেছিস? স্যার লেখে রয়েছে তো, তাই জন্য স্যার ওইভাবেই করেছি। না না ঠিক আছে, সেটাই জিজ্ঞেস করছি, কোশ্চেনটা কি ভুল পড়লাম সেটাই আমি ভাবছি। 0.8 লাখ 0.7 লাখ 0.5, ঠিক আছে, ओके। तो 80 लाख अगर अप टू 80 लाख कन्वर्ट होता है तो 0.8 लाख, 80 लाख से 150 लाख का कन्वर्जन होता है तो 0.7 लाख, बियॉन्ड 150 लाख का कन्वर्जन होता है तो 0.5 लाख। आउट ऑफ द चॉइस गिवन दैट द C is 100, C equals to 50, C equals to 100 और C equals to 250, which is the best conversion size? सेम क्वेश्चन बट यहाँ पर वेरिएबल B, क्वेश्चन वही बट B वेरिएबल हो गया, क्वेश्चन वही बट B वेरिएबल हो गया, ठीक है। चलो सॉल्यूशंस पे काम करते हैं। एक पर्टिकुलर लिख लो और 3 कन्वर्जन के नोट कर लो, कॉलम बना लो। C equals to 50, C equals to 100 and C equals to 250. चलो, well done. Now number of conversion, कितना हो जाएगा? अगेन 500 लाख का रिक्वायरमेंट है, याद है ना सर? T कितना था? 500 लाख का। तो अगर T 500 है, नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो जाएगा? 10
नंबर अब हो जाएगा 5, नंबर अब हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट। इस बार क्या करना है, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। तो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट कितना मानेंगे साहब? 50 लाख का कितना मानेंगे? चौथा এটা কত ধরলি? 80,000 ধরলি না 8 লাখ ধরলি? স্যার 0.8 লাখ ধরেছি, সিটা আর বিটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। 0.8 লাখ ধরেছিস, সি কত হয়ে যাচ্ছে? স্যার সিটা তো 50 থাকছে আর হুম। ইয়েটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, 0.8 লাখ হয়ে যাচ্ছে, তারপরটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমি সেটাই জিজ্ঞেস করছি, ক্যারিং কস্ট কত হয়েছে? স্যার ওই 50/2। ক্যারিং কস্ট 50/2, i ইন্টু সি বাই 2, মানে ক্যারিং কস্ট সি 50 লাখের ক্যারিং কস্ট কত এসছে তোর? তো 50 লাখ 1 লাখ স্যার। 1 লাখ, তাহলে এটা 80,000 ধরলে এটা কি করে হবে? মানে 0.8 লাখ ধরলে কি করে হবে? তাহলে তো ওটা 8 লাখ ধরতে হবে না? এটাই আমি জিজ্ঞেস করছি, কিছু একটা मिस्टेक হচ্ছে নাকি? टोटल कन्वर्जन कॉस्ट को अगर हम लोग 0.8 लाख मानेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? স্যার হয়তো 80,000ই ছিল, আপনি পুরো পয়েন্টে করেই দিয়েছিলেন। লাখ বলেছিলাম, মানে 0.8 লাখ বলেছিলাম, তাকে যদি আমি পয়েন্টটাকে বাই মিস্টেক বললাম সেটাই ভাবছি, কারণ आंसरটা मैच করছে না। अगर ये 0.8 लाख होगा, अच्छा एक सेकेंड रुको, अभी बता देते हैं क्या क्वेश्चन होना चाहिए। थर्ड में एवरेज कैश बैलेंस का क्या होगा रे? एवरेज कैश बैलेंस का क्या होगा? 50 का डिवाइडेड बाई 2 25, ठीक है, 100 का डिवाइडेड बाई 2 50 और इसका 125। yes, that is true. Now my question is conversion cost up to 80 लाख का जो कन्वर्जन कॉस्ट है, दैट इज 50 लाख का जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 8 लाख होगा। सर इसको 8 करो, पॉइंट में मत करो, नहीं तो मैच नहीं करेगा। सर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करो, चेंज मतलब वो पॉइंट को हटा दो सर, मे भी मैंने गलती से पॉइंट बता दिया, ये पॉइंट रहने से कैसे होगा? बी को, तब ये जो बी का वैल्यू है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी था ना, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में बी क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग का बी क्या था सर? टोटल कन्वर्जन कॉस्ट हम लोग टी बाई सी इंटू बी करके कैलकुलेशन किया था, है ना? टोटल कन्वर्जन कॉस्ट को हम लोग टी बाई सी इंटू बी करके कैलकुलेट किया था। कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन बोल के दिया था 60,000, तो 60,000 मतलब 0.6 लाख, 0.6 लाख, 60,000 0.6 लाख, और ये है 0.8 लाख, 0.8 लाख, 6 लाख टी बाई सी इंटू, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं ना सर, मतलब टी बाई सी इंटू बी करके आ जाएगा ना 8 लाख। आई थिंक मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है सर, एक सेकेंड। टोटल कन्वर्जन कॉस्ट टी बाई सी इंटू बी करना है ना, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट कैसे आएगा? टी बाई सी इंटू बी करके आएगा, तो टी बाई सी कितना है? टी बाई सी कितना है?
নন্দিনী সাথা প্রথমেরটা তো 8 লাখই আসছে টি বাই সি ইনটু বি করলে। यस सर यस सॉरी सर मैंने गलत बोला मुझे लगा सॉरी सर वो 0.8 ही रहने दो सर सॉरी सर जैसा था वैसे ही रहने दो मेरा एनालिसिस में गलत हुआ सर ठीक है मैं कुछ और समझ के बैठा था ठीक है छोड़ो ए समझ में आया ना नील शिवम ज्योति 0.8 ही रहने दो सर ठीक है 0.8 0.7 0.5 यू आर राइट तो था आई एम रॉन्ग जैसा था वैसा ठीक ही था मैंने गलत नहीं दिया था तो बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला एक्चुअली मैंने फॉर्मूला को थोड़ा गलत एज्यूम कर लिया था टोटल कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है टी बाई सी इंटू बी सो टी बाई सी इज 10 एंड 10 इंटू 0.8 इक्वल्स टू 10 इंटू 0.8 इक्वल्स टू 8 लाख है ना सिमिलरली 5 टी बाई सी इक्वल्स टू 5 वी नो दैट एंड 5 इंटू 0.7 कितना है 5 इंटू 0.7 3.5 5 इंटू 0.7 करो ठीक है ये समझ में आ रहा है ना और 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 1 लाख ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये वाला समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे नॉर्मल क्वेश्चंस और वेरिएबल में ये थोड़ा फर्क होता है क्या आप लोगों को क्लियर हुआ बात बोलो ये जो अप टू 80 लाख का 0.8 लाख का कॉस्ट है 80 से 150 लाख का अगर कन्वर्जन है तो 0.7 का कॉस्ट है और अगर 150 लाख से ज्यादा है तो 0.5 लाख का कॉस्ट है ये सबको क्लियर हुआ प्लीज टेल मी नंदिनी ज्योति शिवम बोलो नील दिस वन इज क्लियर टोटल Yes, sir. कन्वर्जन कॉस्ट ओके सर एवरेज कैश बैलेंस तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया बस और क्या बाकी है कुछ बाकी नहीं है सब कुछ हो गया तो 1 2 3 अच्छा अब कैरिंग कॉस्ट चाहिए कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है आई इंटू सी बाई टू तो वी नो व्हाट इज आई 0.4 0.04 तो 25 इंटू 0.04 अगेन वही 1 लाख 50 इंटू 0.04 2 लाख है ना और 125 इंटू 0.04 दैट इज 5 लाख ये ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन से ही कंटिन्यूएशन में हो रहा है तो अल्टीमेटली दो कॉस्ट चाहिए था एक था कन्वर्जन कॉस्ट दूसरा था कैरिंग कॉस्ट तो 0.5 में टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 2 plus 4 again same concept this one becomes a 9 lakh so 5.5 lakh and it's a 6 lakh so which is the best again which is best conversion sir 50 लाख 100 लाख की 250 लाख बेस्ट साइज ऑफ कन्वर्जन क्या होगा अगेन 100 लाख है ना वेरिएबल में भी 100 लाख बेस्ट हुआ तो लिख लो बेस्ट कन्वर्जन साइज 100 this is a Baumol model sir this is a Baumol model next concept sir and another very important in financial world very important in फाइनेंशियल वर्ल्ड सर कॉन्सेप्ट का नाम है मिलर एंड ओर मॉडल बहुत पॉपुलर मॉडल है सर मिलर एंड ओर मॉडल ठीक है कैश मैनेजमेंट का एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल माना जाता है कैश मैनेजमेंट में ये फॉर्मूला बहुत फेमस है जब जब कैश मैनेजमेंट का बात आता है ना जब जब कैश मैनेजमेंट का बात आता है तब तक ये दोनों मॉडल का नाम हमेशा रहता है सर वन इज बॉबल मॉडल का कॉन्सेप्ट एंड अनदर इज
मिलर एंड ओर मॉडल का कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमेशा बड़ा ही पॉपुलर माना गया है। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि ये मिलर और ओर मॉडल में होता क्या है। एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था, वही मैं आपको थोड़ा दिखाना चाह रहा था, एक सेकेंड। ये मॉडल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर। ठीक है, मतलब एक बिजनेस को कितना कैश मैनेज करना चाहिए, एक बिजनेस को कितना कैश मैनेज करना चाहिए, और इसमें कैसे एक बिजनेस अपना इन्वेस्टमेंट लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में आईटीसी के बारे में बोला था ना, तो ये देखो, जैसे देखो, ये नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो, इसमें आप आईटीसी का इन्वेस्टमेंट देखो, इसमें आप आईटीसी का इन्वेस्टमेंट देखो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखो, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखो आप, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। देखो म्यूचुअल फंड में आईटीसी का इन्वेस्टमेंट देखो, एचडीएफसी फिक्स मैच्योरिटी प्लान में आईटीसी ने कितना पैसा डाल के रखा है, ये सब रुपीज इन करोड़ है। ठीक है, रुपीज इन करोड़ है। 77 करोड़ एचडीएफसी फिक्स मैच्योरिटी प्लान में है, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, ये देखो सर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में देखो कितना करोड़ डाला है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में फिर से दिया, ये देखो आईसीआईसीआई एचडीएफसी, ये दोनों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड करके, लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड करके ओवरऑल ओवरऑल 8,845 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसका, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और भी है, ये देखो आईसीआईसीआई का और भी है, कोटक का भी है, आईडीएफसी का है, खत्म नहीं हो रहा है, 9,134 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और भी है, निप्पॉन का है, एसबीआई का भी है। दिखाई दे रहा है ना, आप लोग ऐसे किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके किसका कहाँ इन्वेस्टमेंट है समझ जाओगे। और कब कोई कंपनी कब इन्वेस्टमेंट कर सकता है जानते हो? एक कंपनी तभी इन्वेस्टमेंट कर सकता है जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, कैश एक्स्ट्रा हो। ठीक है, तो 12,950 करोड़ का इसका सिर्फ मार्केट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 12,950 करोड़ का। लास्ट ईयर थोड़ा और ज्यादा था, इसका मतलब इस बार थोड़ा कम क्यों हो गया? कैश में कन्वर्ट हो गया होगा, कैश में कन्वर्ट हो गया होगा, है ना। ये लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म भी ऐसे होता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में किया होगा। शॉर्ट टर्म जितना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप लोग जो लोग म्यूचुअल फंड का क्लास करते हो या किए हो, उनको ज़रूर पता होगा कि किस तरह से शॉर्ट टर्म में भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कंपनी अपना पैसा कमा सकते हैं, है ना। नॉन करेंट है, करेंट इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हो आप, ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, ठीक है, डिवेंचर्स देख सकते हैं आप। ठीक है, ये सब 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 3 महीने का भी होता है। नॉन करेंट में बहुत है इसका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत है, ये देखो लंबा लिस्ट है, खत्म नहीं हो रहा है। ये क्या करता क्या है कंपनी, कंपनी का ये इन्वेस्टमेंट देख के आपको क्या समझ में आता है? इसीलिए तो मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड का क्लास में इतना जोर दिया, क्योंकि जब भी आपको किसी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ना है तो आपको ये सब पढ़ना सीखना चाहिए ना सर। ये देखो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, ये देखो नॉर्थ ईस्ट न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर में भी इन्वेस्टमेंट है इसका, 18 करोड़ का, 18 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 ईच। वेलकम होटल्स लंका लिमिटेड, श्रीलंका कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, वेलकम होटल्स लंका प्राइवेट लिमिटेड, श्रीलंकन रुपी में 100 ईच करके इतना शेयर में इन्वेस्टमेंट है। क्विमको लिमिटेड बोल के किसी कंपनी में है। सर दिखाई दे रहा है ना, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जब करोगे ना, तो कंपनी का ये सब डेटा पढ़ने का कारण पता होना चाहिए। और आप अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आपको देखो, कंपनी खुद के शेयर में भी इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड फ्लैग कॉर्पोरेशन में है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ कितना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, सब कुछ डिटेल्स होता है सर। सर व्हाट इज द पॉइंट? सर पॉइंट इज वेरी सिंपल, कि जब कंपनी के पास पैसा होता है तो कंपनी अपना पैसा को चुपचाप चुपचाप नहीं रखता है, कंपनी उसको इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब देखो आपको मैं वही बताने जा रहा हूँ कि कंपनी किस तरह से ये करता है, और इसमें मिलर और ओर मॉडल हम लोगों को कैसे हेल्प करता है, मिलर एंड ओर मॉडल हम लोगों को कैसे हेल्प करता है।
इट इज अ स्टोचस्टिक, क्या है सर, इसको क्या बोलेंगे, स्टोचस्टिक मॉडल ऑन कैश मैनेजमेंट। इसको स्टोचस्टिक मॉडल कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है, मैं आपको स्टोचस्टिक के बारे में पहले भी बोला था ना क्लास में, कैश मैनेजमेंट पढ़ाने के टाइम पे मैंने आपको बोला था। स्टोचस्टिक का क्या मतलब होता है, मतलब बेसिकली ना स्टोचस्टिक का मतलब होता है कि ये एक, मतलब क्या बताऊं सर इसको, इसका इंग्लिश में इट्स लाइक रैंडम, एक रैंडम प्रोबेबिलिटी के बेसिस में जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। चलो देखते हैं स्टोचस्टिक का क्या मतलब है, दिखा दिया। ये देखो, having a random probability distributions or pattern that may be analyzed statistically but may not be predicted precisely, ठीक है, प्रॉपरली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये इन्वेस्टमेंट लाइन में बड़ा ही पॉपुलर है। स्टोचस्टिक रेफर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग वेल डिस्क्राइब्ड बाय रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन है, although statistically and randomness are distinct in that the former refers to a modeling approach and the latter defines phenomena themselves as a stochastic approach. So it's like, मतलब एक रैंडम वे में कभी कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ये स्टॉक मार्केट में भी इसका यूज होता है सर, फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह में ये स्टोचस्टिक ऑसिलेटर होता है, ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि कैश मैनेजमेंट भी हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट आप देखो कैंडल स्टिक के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग में, मतलब डॉलर का जो ट्रेडिंग चलता है, ठीक है, वहां पर ये स्टोचस्टिक ऑसिलेटर बोलते हैं इसको, ठीक है, उसमें भी यूज होता है सर। मतलब चलो मैं भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कि इसको स्टोचस्टिक क्यों कहा गया, कि एक रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है। लिखो सर, इट एक्नॉलेजेस the fact that cash requirement in a firm are random. Cash requirement in a firm are random in nature. This model is based on control theory. ठीक है, ये जो रैंडमनेस जो जरूरी है ना सर, ये जो रैंडम मतलब एक कैश रिक्वायरमेंट इन फॉर्म और रैंडम इन नेचर, ये रैंडम ही तो होता है बिजनेस में। पैसा का जरूरत फिक्स नेचर में थोड़ी ना होता है, एक रैंडम नेचर में होता है। तो जब रैंडम फार्म का जरूरत पड़ता है तो फार्म उसको कैसे कंट्रोल करेगा, इसी को बताने के लिए ये मिलर अप्रोच बहुत काम करता है। मिलर एंड द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन of this model is captured in the graph. अब देखो कैसे ग्राफ बनेगा, अब कैश को इस साइड में अप्रोच करो, दिस इज द कैश बैलेंस, ठीक है, एंड दिस इज द टाइम एरिया, एक्स एक्सिस टाइम, वाई एक्सिस कैश बैलेंस। अब मजा देखो सर, अब बिजनेस में ये जो जोन बनता है, इस जोन को समझो। कभी बिजनेस में कैश ऐसे चल रहा था, फिर धीरे धीरे कैश गिर गया, फिर से कैश थोड़ा बढ़ा, फिर कैश गिर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर थोड़ा नीचे आ गया,
कैश तो ऐसे रैंडम लेवल में चलता रहता है ना, फिर आगे बढ़ा, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, बिजनेस में कैश और ज्यादा आ गया, कलेक्शन ज्यादा हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आके फिर चला गया। हाँ सर, समझ रहे हैं ना सर आप लोग? हाँ, ये जो बिजनेस में होता रहता है ना, ये जो बिजनेस में होता रहता है, इसको समझे, इसके ऊपर बेस करके ही ये पूरा खेल बना हुआ है। देखो, ठीक है, ये मैंने जस्ट एक रैंडमली बनाया, जैसे आपको यहाँ पर मैंने काफी मॉडल दिखा रहा था ना, बस इसी तरह का स्टोचस्टिक मॉडल, स्टोचस्टिक मॉडल ऐसा आपको बहुत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ये स्टॉक के ऊपर नहीं या फॉरेक्स के ऊपर नहीं, ये कैश के ऊपर है। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब करना क्या है सर? कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे अगर आप देखोगे बिजनेस में हाई लेवल ये है, लो लेवल ये लेवल जो है इसको लो लेवल बोलेंगे। ठीक है, तो लोअर लेवल जो है इसका एक नाम देंगे, जो अपर लेवल है उसका भी एक नाम। एक काम करो सर, अपर लेवल को ऐसे ड्रॉ करो, इसको अपर लिमिट बोलो। क्या बोलोगे? यूएल, अपर लिमिट। ठीक है, जो लोअर लेवल है, तो मेरे से एक छोटा सा गलती हो गया, आप लोग एक काम कीजिएगा सर, नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लो। बेसिकली एक्स एक्सिस इसके नीचे होना चाहिए था, और ये जो ब्लू लाइन है इसको ऊपर रहने। तब मेरे से एक गलती हो गया, ये जो लोअर पॉइंट है ना, ये लोअर पॉइंट बेसिकली अंदर होना चाहिए, और ये जो एक्सिस है, थोड़ा जगह के कमी के कारण मैंने थोड़ा इसको अंदाजा नहीं किया। ठीक है, ऐसा रखो। ठीक है, ताकि ये जो लेवल आया ना ब्लू लाइन वाला, इसको हम लोअर लिमिट कर पाए। ये लोअर लिमिट है, तो फिर बीच वाला लिमिट का कुछ तो नाम होगा। इसको बोलो आरपी। आरपी मतलब रिटर्न पॉइंट, यूएल आरपी एलएल। ठीक है सर। अब बिजनेस, ये अभी मैं आपको बता रहा था आईटीसी का, कि बिजनेस क्या करता है, शेयर बाई कर लेता है। बिजनेस क्या करता है? शेयर बाई कर लेता है। जब ज्यादा पैसा हो, इन्वेस्टमेंट कर लो। शेयर नॉट नॉट जस्ट शेयर, इसको सिक्योरिटी बाई बोलते हैं। तो जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो तो आपको क्या करना चाहिए? सरप्लस, जब भी कैश सरप्लस हो जाता है, बाई सिक्योरिटी। शेयर हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू से ले सकते हो। म्यूचुअल फंड तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलता है। और जब पैसा आपका कमती हो जाए बिजनेस में, व्हेन देयर इज अ लो लेवल ऑफ कैश, क्या करोगे? हाँ सर, जब कैश लो लेवल में आ जाए तब क्या करना चाहिए? हाई लेवल में चले जाने से बाई करोगे, लो लेवल में आने से इन्वेस्टमेंट सेल हो जाएगा। थैंक यू सर, सेल सिक्योरिटी। ठीक है, जब आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, आप से बाई कर लो, जब कम है तब कैश कम है तो सेल कर लो। तो सेल करने से वापस आपका क्या आ जाएगा? कैश मैनेज हो जाएगा, है ना? वापस कैश मैनेज हो जाएगा, कैश बैलेंस मैनेज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न पॉइंट। दिस इज रिटर्न पॉइंट, मतलब आपको जिस लेवल का कैश चाहिए, अब उस लेवल में अपने आप को रिटर्न देख पा रहे हो। बाई करने से क्या हो जाएगा? आपके बिजनेस में वापस कैश रिटर्न पॉइंट पे आ जाएगा। टू मच कैश हाथ में रख के कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा इन्वेस्ट करो। ठीक है, और जितना जरूरी है बिजनेस में उतना ऑपरेट करो। तो जिस पॉइंट में आके ये ऑपरेशन प्रॉपरली होता है, उस पॉइंट को रिटर्न पॉइंट कहते हैं। मतलब जितना जरूरी है उतना आप मेरे पास है। ओके, समझ में आया? ऐसे कहा जाता है ना सर, किसी भी चीज अधिक अच्छा नहीं है। कोई भी चीज जिंदगी में, कोई भी चीज अधिक अच्छा नहीं। ना पैसा अच्छा ज्यादा अधिक है, अगर आपके पास टू मच मनी है इट्स नॉट गुड। अगर आपके पास पैसा नहीं है वो भी खराब बात है। तो अधिक कोई भी चीज अच्छा नहीं होता। अधिक खाना, अधिक सोना, हाँ,
अधिक पैसा कमाना, जरूरत से ज्यादा घूमना, जरूरत से ज्यादा सोना, जरूरत से ज्यादा खेलना, जरूरत से ज्यादा पढ़ना, ठीक है। इवन स्टडीज इज नॉट टू मच, स्टडीज इज ऑल्सो बैड, ठीक है। कोई भी चीज जिंदगी में टू मच नहीं होना चाहिए, हर चीज में एक लिमिट लगा के करना चाहिए, ठीक है। और जब जब आप देखो कि लिमिट ज्यादा मतलब क्रॉस कर रहे हैं, कंट्रोल कर लो। क्या कर लो? कंट्रोल कर लो। ज्यादा नींद हो रहा है, 8 घंटा सो जा रहे हो, तो क्या करोगे? 2 घंटा सोने को क्या करोगे? इन्वेस्ट कर दो। किसमें? अगर आप जरूरत से ज्यादा सो जाते हो, से फॉर एग्जाम्पल आपको 6 घंटा सोना चाहिए, 6 आवर्स स्लीपिंग चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन आपका 8 आवर्स स्लीपिंग हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप 8 आवर्स स्लीपिंग हो रहा है, तो फिर ये आपका ऑप्टिमम लेवल को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो क्या करना चाहिए? बोलो। ये जो 8 आवर्स स्लीपिंग में से 2 आवर्स स्लीपिंग को इन्वेस्ट करना चाहिए। किसमें? किसी और काम पे। आप इसको स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको जॉगिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश है तो कंपनी इसको सिक्योरिटी बाय करके कन्वर्ट कर देता है, तो आप अपना स्टडी, जॉगिंग, फिजिकल फिटनेस में 2 घंटा दे सकते हो, है ना। कोई भी इंसान कर सकता है। मैं अपने आप को भी बोलता हूँ, जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है, मैं मैनेज नहीं कर पाता, तो हमें अगर 8 घंटा सो जा रहा हूँ तो 2 घंटा वहाँ मैनेज करना चाहिए, है ना। या तो स्टडी में दे दो, या तो जॉगिंग में दे दो, या फिर जो भी आपका जरूरत का है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें दे दो। बिकॉज 2 घंटा बेकार है, नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। टू मच खाना, टू मच फूड। देखो सर ध्यान से, लाइफ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको नॉर्मली एक इंसान को डेली मानो से फॉर एग्जांपल 500 ग्राम खाना चाहिए, ठीक है। 500 ग्राम फूड खा रहे हो आप, लेकिन 500 ग्राम की जगह अगर आप 1000 ग्राम फूड खा लेते हो, क्या हो रहा है? आप मोटा हो जाते हो, है ना। जरूरत से ज्यादा आलस हो जाते हो। तो 1000 ग्राम फूड को क्या करना चाहिए? 500 आपका ऑप्टिमम है, 500 ऑप्टिमम है। तो 200 ग्राम फूड का जो कॉस्ट है उसको आप मैनेज कर सकते हो। इसमें आपका खर्चा भी कम होता है और साथ में आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है ना। टू मच फूड, टू मच एनीथिंग इज ऑलवेज बैड सर, इट्स ऑलवेज बैड। तो वी नीड टू कंट्रोल, दैट इज वाई इसको कंट्रोल थ्योरी बोला ना मैं आपको। फाइनेंस इसको कंट्रोल थ्योरी बोलते हैं। हम आपको बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, बट यहाँ पर लाइफ भी हमें कुछ सिखाते हैं, डे टू डे लाइफ, स्लीपिंग, फूडिंग, एवरीथिंग। हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। टू मच दोस्ती भी अच्छा नहीं है। टू मच फ्रेंडशिप मतलब मानो दोस्त के साथ सारा दिन घूमे जा रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं है। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, टू मच मतलब मानो कि कपल से सारा दिन बात करता रहता है, वो भी खतरनाक है सर। आज इतना ज्यादा बात करेगा तो कल झगड़ा करके मारा मारी करेगा। जितना जरूरी है हर चीज में उतना ही अच्छा लगता है, ठीक है। हर चीज में कंट्रोलिंग होना चाहिए, ठीक है। नथिंग, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा, जरूरत से कम, दोनों अच्छा नहीं है। ऑप्टिमम लेवल मैनेज करना, चाहे वो कैश हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो रोमांस हो, है ना, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो नींद हो, स्लीपिंग हो, चाहे वो फूडिंग हो। अगर आप ऑप्टिमम लेवल में करोगे ना, ऑलवेज कंट्रोल में रहोगे, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल योर इमोशन सर, कंट्रोल योर इमोशन। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। सिंपल कॉन्सेप्ट जो मिलर एंड ओवर ने बताने का कोशिश की। अब सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग, इसको लिखने का जरूरत नहीं है तो मैंने ऐसे ही बता रहा समझाने के। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करने का कोशिश सोचे तो, इफ वी वांट टू स्टैटिस्टिकली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, तो स्टैटिस्टिक्स इसका कुछ फॉर्मूला बताते हैं। क्या फॉर्मूला बताता है? जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, एल मतलब लोअर लिमिट। अच्छा, अब किस बिजनेस का लोअर लिमिट ऑफ कैश कितना है वो कौन स्पेसिफाई करेगा? स्पेसिफाइड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिसाइड कर लेता है कि बिजनेस में कितना कैश का जरूरत है। अपर लिमिट कैसे मिलेगा? 3 RP, ये फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स है सर। अपर लिमिट किसको बोलेंगे? 3 RP माइनस 2 LL, ये फॉर्मूला है। मतलब इसका फॉर्मूला यहां से आया है स्टैटिस्टिक्स में,
3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये अपर लिमिट को डिसाइड करवाता है, ठीक है। अब मैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं जाऊंगा, बट इतना बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज हो रहा है फाइनेंस में, इतना देख लो। अब आरपी क्या है? आरपी इक्वल्स टू रिटर्न पॉइंट इक्वल्स टू रिटर्न पॉइंट मीन्स दैट लेवल ऑफ कैश जिसका आपको जरूरत था। इसके लिए फॉर्मूला है स्टैटिस्टिक्स का, एल एल प्लस थर्ड रूट ओवर ऑफ 3b सिग्मा स्क्वायर, 3b सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4i, 4i लोअर लिमिट प्लस 3 रूट ओवर ऑफ 3b सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4i। अब अगर आप इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, जहां b का मतलब है कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन, सिग्मा स्क्वायर का मतलब है दिस इज सिग्मा ना, सिग्मा का ऐसे ही देखने में होता है वेरिएंस ऑफ द डेली चेंज इन कैश बैलेंस। सिग्मा ऑलवेज चेंज को बताता है ना। आप लोगों को मैंने म्यूचुअल फंड में भी सिग्मा के बारे में बात करता हूँ, इक्विटी डेरिवेटिव क्लास में बात करता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशंस है ना, वेरिएशंस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ द डेली चेंज इन कैश बैलेंस, डेली चेंज इन कैश बैलेंस। इंटरेस्ट, डेली इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट इक्वल्स टू डेली इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये रहा मिलर एंड ओर का फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। अगर इस फॉर्मूला को यूज करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? चलो এই বোঝা যাচ্ছে तो, समझ में आ रहा है ना? चौथा नंदिनी बोलो, ज्योति, शिवम, नील। Yes, sir. Thank you, sir. The standard deviation of daily cash balance in a firm is 40. स्टैंडर्ड डेविएशंस बता दिया आपको कि कितना डेविएट करता है, 40 पॉइंट्स डेविएट करता है। डेविएशन का क्या मतलब होता है? हाँ, डेविएशन का क्या मतलब है? जो चेंजेस देखने को मिलता है ना, जैसे मानो स्टॉक मार्केट, एक सिंपल बात करते हैं आपको। स्टॉक मार्केट में से फॉर एग्जांपल निफ्टी, ये देखो निफ्टी आज कितना डेविएशन किया सर? आज 10 पॉइंट में नेगेटिव मतलब डाउनफॉल में डेविएशन किया। डेविएशन दोनों तरफ हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। अगर मैं लास्ट 5 दिन का बताऊं, लास्ट 5 दिन में निफ्टी 201 पॉजिटिव डेविएट हुआ है, ठीक है, परसेंटेज वाइज 1.16%। 1 मंथ में निफ्टी 0.74% डेविएट हुआ है, 130 पॉइंट्स डेविएट हुआ है पॉजिटिव में। 6 मंथ्स में निफ्टी 11.30% डेविएट हुआ है, 1792 पॉइंट डेविएट हुआ है। एक साल में निफ्टी 29.90 में डिवाइड डेविएट हुआ है, 0.17%, ठीक है। अगर हम लोग 5 साल का देखें तो निफ्टी 77.71% डिवाइड हुआ है, दैट इज 7720.80। आई थिंक इस पॉइंट से एक चीज तो आपको क्लियर हो गया, जो लोग म्यूचुअल फंड क्लास भी देखते हो, कि हमेशा कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ऑलवेज गुड इन लॉन्ग टर्म केस, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो अगर 3 साल, मोर देन 3 इयर्स, 5 इयर्स के लिए पैसा लगाते हो तो आप बेनिफिट में रहोगे। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में लगाओगे ना पैसा, तो जरूरी नहीं कि शॉर्ट टर्म में आपको फंड मिलेगा, मतलब कितना होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कौन सा फंड अच्छा है। बट मैक्सिमम केस में अगर आप सही फंड चूज करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको ऑलवेज फायदा होता है ना। ये देखो एक साल में देखो 1.69% ऑनली,
लेकिन 5 साल में 77% का ग्रोथ दिया। तो डेविएशंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। डेविएशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप इसका जड़ को समझ सकते हो ना, इफ यू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ दिस डेविएशंस, इट विल ऑलवेज हेल्प इन एवरी केस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कैश मैनेजमेंट हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो। कहाँ हेल्प नहीं करता, हर जगह हेल्प करता है। ओके ओके ओके, क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन मिलर हो। तो मिलर रूल क्या समझा रहा है? द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ डेली कैश बैलेंस इन ए फर्म इज 40। ओके, द firm's management has specified that मिनिमम कैश बैलेंस बोल दिया, मैनेजमेंट ने बोल दिया, मिनिमम कैश बैलेंस बोल दी 300। ठीक है, अब लाख हो, हजार हो, जो भी आप समझो। कुछ और भी बता रहे हैं, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट that can be earned on investment is 9% पर annum। ध्यान से सुनना बात को, ये एग्जांपल है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो इन्वेस्टमेंट करके इजीली कमाया जा सकता है वो 9%। ये 6% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। जैसे कि नॉर्मली अगर एफडी का इंटरेस्ट रेट देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह का एफडी रेट देखो, जैसे करेंटली अगर मैं आरबीआई का रेट बताऊं आपको, 7-8% रेट तो चलता ही है आरबीआई बॉन्ड का। चलो मैं आरबीआई में जाके ही देखता हूँ कि आरबीआई मोटा मोटी क्या रिटर्न दे रहा है, क्या ट्रेंडिंग है। ये देखो सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑलमोस्ट 7.17 के आसपास का है ना, 7.17 के आसपास है। कभी 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। लेंडिंग रेट में मोटा मोटी ये बेसिकली बैंक टू बैंक चलता है, यहाँ पर भी 7.5-8, मतलब कंपनी टू कंपनी डिपॉजिट रेट, मतलब अगर एक कंपनी दूसरे के पास डिपॉजिट रखता है, ये देखो सर, ठीक है, लेंडिंग और डिपॉजिट रेट 8.80%, मतलब इट्स 9% इज ओके, है ना। अगर कोई कंपनी किसी के पास कोई डिपॉजिट रखता है बड़ा अमाउंट में, 8%, 8.5% का डिपॉजिट रेट है, अच्छा है। पब्लिक के लिए तो आप लोगों को पता ही है, 5.30 से लिए 6.10 का रेट चल रहा है हम लोगों के लिए, है ना। चलो सर, तो ये आप, ये स्टैंडर्ड रेट माना गया, 9% इज अ वेरी स्टैंडर्ड रेट। वेरी गुड सर, चलो वेरी ओके। तो 9% पा रहे ना सर, फाइनेंस अपने लेवल पे बात कर रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हो। बिजनेस फाइनेंस इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन कॉस्ट पार कन्वर्जन, पार कन्वर्जन में मानो 5% लगता है। कितना लगता है? 5%। ये मैं यहाँ पर नॉर्मल ले रहा हूँ, आप ट्राई, आप समझने का कोशिश करना, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन ₹5। फार्म यूजेस मीलर एंड ओर मॉडल। क्वेश्चन क्या किया? कैलकुलेट रिटर्न पॉइंट। रिटर्न पॉइंट मतलब किस लेवल में कैश मैनेज करना बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड रिटर्न पॉइंट। एंड ऑल्सो कैलकुलेट अपर लिमिट। आपको लोअर लिमिट बता दिया। एंड अनदर क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन 2, explain how this model will operate it। Theoretical question, explain how this model, so theoretical नहीं, conceptual, how this model will be operated। yes, बोलो सर। अगर आपको मेरा ये क्वेश्चंस समझ में आया
तो फिर हम जवाब देने के लिए आगे रेडी हो जाए। यस, क्वेश्चन समझ में आया रे? तो था, बोल नंदिनी, क्वेश्चन टैप हो जाएगा। अच्छे, ज्योति, शिवम, नील, अरे चुप क्यों, बोलो। कनेक्टेड हो आप लोग? हेलो सर, मेरा आवाज Yes, आ रहा है sir. कि नहीं? हाँ सर। ओके सर, तो चलो ना सॉल्व करते हैं, इजी है, जितना सोच रहे हो उतना कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद करोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट, बिजनेस में कैश मैनेज कैसे होता है, मिलर कहना क्या चाहता है, रिसर्च करो, खो जाओ फाइनेंस पे। किसी भी सब्जेक्ट में खोना पड़ता है, तब जाके मिलता है सर। कभी जिंदगी में अगर कुछ नहीं मिलता है ना जो चाह रहे हो, मतलब जो आप अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये बनना चाहिए था, मुझे ये होना चाहिए था, मुझे इतना मार्क्स मिलना चाहिए था, अगर वो नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या आप कोशिश कर रहे हो नहीं हो रहा है? सर मेरा जो पर्सनल परसेप्शन है या मेरा जो रियलाइजेशन है मैं वही आपको बता रहा हूँ। ये शायद आप भी आज नहीं तो कल रियलाइज कर पाओगे कि जब जब लाइफ में ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता है, चाहे वो आप कोई भी हो, आपका एज कुछ भी हो, आपका लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर किसी भी कारण से आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं हो रहा है, आप ज़्यादा इनकम करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, आप सब्जेक्ट को समझना चाहते हो पर समझ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं एक ही प्रॉब्लम रहता है इसके पीछे। आप जो चीज़ चाह रहे हो वो चीज़ के पीछे आप अपने आप को 100% डेडिकेट नहीं कर पा रहे। इंसान जब अपने आप को 100% डेडिकेट करता है ना, उस चीज़ के साथ अपने आप को मतलब बेसिकली एट पार हो जाता है, एट पार होना पड़ता है। इफ यू अंडरस्टैंड कैश मैनेजमेंट देन आपको कैश मैनेजमेंट के साथ एट पार होना पड़ेगा। इफ यू अंडरस्टैंड टैक्सेशन, आपको टैक्सेशन के साथ एट पार होना पड़ेगा। कॉस्टिंग समझना है, कॉस्टिंग के साथ एट पार होना पड़ेगा। एट पार मतलब खो जाना, सब्जेक्ट के अंदर खो जाना, ठीक है? तो अगर आप सब्जेक्ट में खो जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आप देखना धीरे धीरे आपको जो चाहिए रिजल्ट है ना वो मिलना मिलना चालू हो जाएगा। सोचो तो कभी ऐसा सोचा करो तो देखना धीरे धीरे वो हर चीज मिलेगा। जिंदगी में अगर इनकम करना ज्यादा अच्छा लगता है, सबको चाहिए होता है इनकम, बट जरूरी नहीं कि हर कोई इनकम के पीछे भागता है, ठीक है? तो लेकिन अगर आपको मानो चाहिए कि मुझे और अर्निंग करना है और पैसा कमाना है, भागो पैसे के पीछे, एक बार उसके पीछे खो जाओ, फिर देखो मिलता है कि नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। इंसान जिस चीज के पीछे भागता है उसको मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन देखना ये पड़ता है कि क्या आप उसमें अपना बेस्ट दे रहे हो सर, ऑप्टिमम लेवल दे रहे हो क्या? ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है बंगाली में? हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्याप्त। बंगाली में हम लोग क्या बोलते हैं? पर्याप्त, है ना? इट्स लाइक दैट, आप अपना पर्याप्त या पर्याप्त तो एफर्ट दे रहे कि नहीं, है ना? ऑप्टिमम लेवल, यस। तो इन दिस गिवन सिचुएशन सर क्या क्या गिवन है हमारे पास? सिग्मा पता है आप लोगों को? सिग्मा इज 40, लोअर लिमिट इज 300, बढ़िया है। इंटरेस्ट इक्वल्स टू, इंटरेस्ट क्या है सर? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, आई फॉर डेली इंटरेस्ट रेट। तो मुझे यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट रेट बोला है, तो डेली इंटरेस्ट कैसे मिलेगा सर बताओ? 0.9% बोला है, तो 9% को अगर मैं डिवाइड करूं, अगर 9 डिवाइडेड बाई 100 कर दूं तो मुझे मिल गया 0.09 परसेंटेज को अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 0.09 डिवाइडेड बाई 365, तो 0.09 डिवाइडेड बाई 365 करके मुझे इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट मतलब डेली इंटरेस्ट चेंज मिल गया, ठीक है? और अगर मुझे बी चाहिए, बी फॉर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बी सर? क्या लिखा है मैंने बी के बारे में? कन्वर्जन कॉस्ट पार कन्वर्जन, कन्वर्जन कॉस्ट पार कन्वर्जन। तो बी पता है क्या? डू यू नो बी? अरे 5 बोला है क्वेश्चन में, देखो। हेंस रिटर्न पॉइंट मिल जाएगा सर। रिटर्न पॉइंट मतलब, रिटर्न पॉइंट मतलब दिस एरिया, हमें ये एरिया चाहिए,
बिजनेस का ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश, hence RP equals to LL plus third root over of 3B sigma square divided by 4 interest 4I। जो पता है पुट करो 300 प्लस थर्ड रूट ओवर ऑफ 3 इंटू 5 इंटू सिग्मा कितना है 40 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.09 डिवाइडेड बाय कितना था आई इक्वल्स टू 09 बाई 365 है ना 0.09 बाई 365। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना पॉइंट जब ये नीचे आ जाएगा तो बेसिकली वो चेंज हो जाता है, तो 0.09 को इधर करके हम लोग 365 को इधर कर सकते हैं, है ना, ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई डिवाइड करने से वो ऊपर आ जाता है। तो 0.09 इंटू 365, क्या इसको सॉल्व करके बताओगे मुझे रूट ओवर को? ये अंदर कितना होगा बताओ, रूट ओवर का अंदर कितना होगा, प्लीज टेल मी सर। मेरा जो आंसर है मैं आपको लिख के देता हूँ 243333 इतना मेरा आ रहा है, आप लोगों का कितना आ रहा है? आया चौथा, आया कि नहीं बोलो सर। है सर। ओके सर, जिनका नहीं आया वो ट्राई करो, बाद में ट्राई कर लेना, भी लिख लो, ठीक है। सो 300 प्लस थर्ड, लेकिन करना जरूर सर, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाता है, तो ट्राई कर लेना। अच्छा, तो इधर क्या करना है 300 प्लस थर्ड रूट ओवर ऑफ दिस, तो इसका क्या होगा, थर्ड रूट को कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर रूट उठा देते हो तो बेसिकली ये टू दी पावर 1/3 हो जाएगा ना, रूट को अगर उठाओगे मतलब 243333, ठीक है, कितना 6 बोल 3 बोला मैंने 6 है, ठीक है। तो अगर आप इसको उठाना चाहते हो तो टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। अब टू दी पावर 1/3 मतलब क्या, ये स्क्वायर रूट है कि डार्टी रूट है? ये डर्टी पावर है ना सर, याद है डर्टी पावर कैसे सॉल्व होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चौथा नंदिनी ज्योति बोलो, 8 टू दी पावर 1/3 कितना होता है, बोलो, बोल पाओगे? कैसे करना है, पहले मेरा वाला करके बताओ, या फिर अगर थर्ड रूट ओवर को कैसे सॉल्व करना है? पहले आपको रूट लेना है, फर्स्ट टेक द रूट, कहाँ गया रूट, दिस वन, ठीक है। रूट को क्या करना है, 12 बार रूट करना है, 12 टाइम्स रूट। ये अगर आपको देखो, आप लोगों को एग्जाम में कमर्शियल नहीं मिलेगा, कमर्शियल ही मिलेगा, साइंटिफिक नहीं मिलेगा। तो कैसे करना है ये पहले भी सिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 बार रूट जो हो गया। अच्छा पहले अमाउंट कितना था 8, सॉरी मैंने गलती कर दिया, 8 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको क्या करना है -1, जो आया इसको डिवाइडेड बाई जो पावर में है, ठीक है, या फिर इंटू कर दो 1/3, ठीक है, मतलब इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। जो आया इसको करो +1, फिर जो आया इसको इंटू इक्वल्स टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो आ गया, मैंने शायद एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। सर 592.06 कितना 592.06 यस सर, मतलब इसका होगा सर, ये बताओ, वेरी गुड था, ये बताओ, मैं आपको सिखा रहा था, अब इसको बस इसमें कन्वर्ट कर दो, 300 प्लस
ये कितना होगा 292.06, यही आया ना। 2.06 तो 592.06 मतलब अगर आप 2433333 को अगर रूट करोगे तो आपको बस कैलकुलेटर में क्या करना है, वही जो मैंने 8 से सिखा रहा था, इसको आपको 2433333 लिखना है, फिर ऐसे ही 12 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह से। ठीक है, मैं और नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ, आप लोग करके देखना 292.06 आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने डर्टी पावर सॉल्व करना बहुत बार सिखाया। ठीक है, बहुत बार मैंने सिखाया। अभी मैंने 8/8 को करके दिखाया, तो सर हो जाएगा सर। तो 592.06 ये हमारा रिटर्न पॉइंट है। ठीक है, अब अपर लिमिट कैसे निकालोगे? अपर लिमिट का क्या फॉर्मूला है? स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहे हैं अपर लिमिट का? 3 रिटर्न पॉइंट माइनस 2 लोअर लिमिट, तो 3 इंटू 592.06 माइनस 2 इंटू लोअर लिमिट इज 300। सॉल्व करना प्लीज, देखो क्या आंसर आता है। आंसर आ जाएगा सर 1176.18। चेक करके बताओ मुझे, आएगा ही आएगा। बोलो। किससे? क्या रे नील? सर 1176.18 Thank you, sir. 1176.18. Now, question is that, sir, return point 592.06, upper limit 1176.18, lower limit 300। इसको क्वेश्चंस में, मतलब सेकंड क्वेश्चंस में हम लोग को पूछा था, सेकंड क्वेश्चंस पूछा था एक्सप्लेन हाउ दिस मॉडल विल बी ऑपरेटेड। अब कंपनी इस मिलर और मॉडल को कैसे यूज करके कैश को मैनेज करेगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछा गया है। तो एक्सप्लेन केस 1 क्वेश्चन 2 का आंसर। if cash balance on any day falls to लोअर लिमिट, अगर बिजनेस में कैश बैलेंस लोअर लिमिट 300 पे आ जाता है, बिजनेस को सिक्योरिटी सेल कर देना चाहिए, शेयर म्यूचुअल फंड जो भी है वो सब सिक्योरिटीज वगैरह सेल कर देना चाहिए फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का करना चाहिए? कितने का करना चाहिए? फोर्थ अमाउंट कितना होना चाहिए? अगर 300 में आ जाए तो आरपी पॉइंट कितना है? 592.06। तो 292.06, 300 तो लोअर है, 300 प्लस 292.06 मतलब 592.06। इतना अमाउंट में इंक्रीज करना चाहिए, और 292.06 टू इंक्रीज द कैश बैलेंस टू 592.06। ये मेंटेन करना पड़ेगा। केस 2, केस 1 था ये। इफ कैश बैलेंस on any day reaches upper limit 1176.18 by securities such that cash balance falls to 592.06।
मतलब अगर ज्यादा पैसा हो जाए ना आईटीसी के पास या रिलायंस के पास, क्या बोल रहे हैं कि भाई इतना पैसा लेके क्या करोगे, अभी तो कुछ काम धंधा है नहीं, बिजनेस में कोई ऑब्जेक्टिव अभी है नहीं, तो इन्वेस्ट करके रख लो ताकि कैश बैलेंस इतना में आ जाए। केस 3, इफ कैश बैलेंस lies between lower limit and upper limit, no action is taken। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में हो ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट मतलब 300 एंड 1176 के बीच में अगर है ना, नो एक्शन इज टेकन, कुछ मत करना, डोंट डू एनीथिंग। अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में हो, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, करेंटली आरपीआई है 592, अगर 592 ना हो के भी इसके बीच में कहीं पर भी रहे ना, कुछ भी मत करना, ना तो सिक्योरिटी सेल भी मत करना और इन्वेस्टमेंट भी मत करना। नॉर्मल कॉन्सेप्ट सेंस में जरूरत पड़े कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट अप्रोच आपको यही बताता है, मिलर और यही बताता है। ये अप्रोच हम लोग अपनी जिंदगी में भी यूज कर सकते हैं कि हम लोग अपने जरूरत का जो अमाउंट है उसको रखेंगे, बाकी अमाउंट अगर एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो इन्वेस्ट कर देंगे, और अगर कम हो जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट को सेल करके जरूरत के लिए यूज कर लेंगे। सिंपल अप्रोच है ना बड़ा, लेकिन सर कुछ कैलकुलेशन है, कुछ मैथमेटिक्स है, उसको अप्लाई करना चाहिए। तो ये है मिलर एंड ओर अप्रोच। सर मैं कुछ होमवर्क प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को मिलर एंड ओर पे, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये समझ में आ गया ना, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मैं थोड़ा कैश बजट के बारे में बात करूंगा, और फिर वर्किंग कैपिटल में, मतलब वर्किंग कैपिटल का ये तो अप्रोच खत्म हो जाएगा, कैश मैनेजमेंट बिजनेस में कैसे करना है ये समझ में आपको आ जाएगा। फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट जो डिस्कशंस करने वाला हूँ वो है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग, दैट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट सर, मतलब डेटर को कैसे मैनेज किया जाता है, डेटर एज वेल एज पेबल्स मैनेजमेंट, क्रेडिटर मैनेजमेंट, ये दोनों मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके सर, आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होमवर्क जो देंगे ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है, समझ में आया ना? चौथा नंदिनी, ज्योति, यस सर। शिवम। हाँ सर। Has ओके सर, ओके, ठीक है फिर, बाय सर, टाटा। राक्षी सर। ओके। गुड नाइट।